अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। नाजरीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान बार बार बैरूनी साजिश का तज़किरा कर रहे हैं और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ये वजाहत दे रहे हैं कि उन्हें सियासत में ना घसीटा जाए। कुछ रोज़ कबल भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ जो बयान दिया उसमें वो किसी किस्म का सियासी बयान नहीं था, मैंने तर्जुमान पाक फौज की हैसियत में बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये राय नहीं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी और साजिश का लफ्ज़ एलामिया में शामिल नहीं था। जुडिशल कमीशन बनाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल जलसे जुलूसों में इमरान खान इसका तज़किरा करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी इमरान खान ने दोबारा ये कहा है कि क्या पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार फैसला करेंगे कि साजिश हुई या नहीं। उनका नुक्ता नज़र हो सकता है, ये फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुदाखलत हुई तो कौन फैसला करेगा कि मुदाखलत हुई है या नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जुडिशल कमीशन बनाए और तहकीकात कराए। बार बार इमरान खान की तरफ से ये कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हमारी जो साजिश हुई उससे हमारी कौम जिंदा हो गई, हुकूमत गिराई गई तो भारत इसराइल इसमें खुशियां मनाई गई, अपने हुकूक के लिए बाहर निकलें, अवाम को वो इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो अपने हुकूक के लिए बाहर निकलें, जिंदा कौम की तरह हुकूक के लिए लड़ें। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो सोशल मीडिया वाले हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, वहाँ से कॉलें आ रही हैं जिसका नंबर नहीं होता, आप चाहें भी तो चीज़ें नहीं दब सकेंगी, धमकियां भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डर है कि मुल्क इतना कमज़ोर कर देंगे कि आज़ादी मुतासर होगी। और एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। इमरान खान एक अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके जो ये इस किस्म के बयानात हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, क्या इतनी अहमियत दी जानी चाहिए? और दीगर सियासी जमातों का इसका क्या काउंटर नैरेटिव उनको बिल्ड करना चाहिए, के अगेंस्ट किस हद तक ये एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है? क्या इस बयानिए को कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल हो सकता है? क्या इमरान खान को इसका कोई फ़ायदा हो सकता है? और इस बयानिए के इंटरनेशनल असरात क्या मुरतब हो रहे हैं? और सबसे अहम बात ये कि इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स इमरान खान की अपनी सियासत पर क्या होंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एजाज सैयद साहब। एजाज सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज सैयद साहब, मुसलसल हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बयानात आ रहे हैं। इमरान खान साहब मुसलसल बैरूनी साजिश के बयानिए का जो है वो तज़किरा कर रहे हैं और DGISPR की तरफ से बार बार वजाहत दी जा रही है और ज़रूरत से ज़्यादा हम समझते हैं कि अब तक वजाहत दी जा चुकी है। तो क्या आप समझते हैं कि अब मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है और इमरान खान के इस नैरेटिव को मजीद अहमियत नहीं दी जानी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने जो मौक़िफ़ एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसको फर्दर उसकी वज़ाहत करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब सबको पता है कि एक सियासी मैदान में हैं और वो एक सियासी मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। मिलिट्री की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है और हम माज़ी में और अभी भी उनके बाज़ मामलात पे बड़ी तनकीद करते हैं हमारी फ़ौजी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। लेकिन एक अच्छी बात है, उसकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए कि हमारी फ़ौज ने अनाउंस किया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि इस इक़दाम को, इस अनाउंसमेंट को इस पर कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है और इस पर तारीफ़ करने की भी ज़रूरत है कि अगर उनको समझ में आ गई है कि हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेना और अगर उन्होंने माज़ी की गलतियों से तौबा कर लिया है या माज़रत कर ली है या आगे के हालात को दुरुस्त करने का फैसला कर लिया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि DGISPR ने जो वज़ाहत दी है, बार-बार वज़ाहत देने की कोई ज़रूरत है। इमरान खान साहब चाहते ही ये हैं कि उनकी बात को अहमियत मिलती रहे और वो अपना जो मौक़िफ़ है वो बार-बार बयान करते रहे। मेरे ख़्याल में जो हक़ानियत है सच्चाई की, उसकी अपनी एक खूबसूरती है। जितना मर्ज़ी ड्रम पीट लिया जाए, जो सच्चाई है वो सामने आकर रहती है। तो इमरान खान के इस बयानिए को किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए? क्या जो है वो सियासी जमातें हैं उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस पर? देखिए उस्मा, इमरान खान एक पॉलिटिकल एंटिटी है। पॉलिटिकल एंटिटी का मुकाबला पॉलिटिकल मैदान में पॉलिटिकल एंटिटी ही करेगी। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का मुकाबला आप कोई इस किस्म का स्टेटमेंट दे के कर लेंगे तो ठीक है, आप अपने इदारे की वजाहत तो दे सकते हैं, लेकिन आप उनका पॉलिटिकल लेवल के ऊपर कोई मुकाबला नहीं कर सकते और ना आपको करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि विजडम इसी में है
कि इमरान खान साहब जो सियासी मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, उनका जो मौक़िफ़ है उसका जवाब आपने दे दिया। मिलिट्री ने एज़ एन इंस्टीट्यूशन दे दिया, बातें सबके सामने आ गई। अब बाकी सियासतदानों और सियासी जमातों का काम है कि इमरान खान साहब के साथ जो कॉम्पिटिशन में है वो अपनी राय दें। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे मिलिट्री को बार-बार कोई राय देनी चाहिए। इससे मेरे ख्याल में जो फ़ौज की जो अनाउंसमेंट है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे और हमें मत घसीटा जाए, उसको नुकसान पहुंच सकता है। और जो बड़ी कॉज है पाकिस्तान की, वो उसको नुकसान पहुंच सकता है। मेरा ख्याल है फौज को इस मामले से अब दूर रखना चाहिए। सही, आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि उनका ये पॉलिटिकल एक नैरेटिव जो है वो ये बिल्ड करने की कोशिश करें और आवाम से कुछ सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करें, ये एक बयानिया बिल्ड करके। और हमने ये देखा है कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो अमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादा पॉपुलर होती हैं और इमरान खान जो है वो इस बात को बड़ा बखूबी समझते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इसके जो अवाम में असरात जो हैं वो कुछ इमरान खान की जो सियासत है उस पर अच्छे पड़ेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उसे अवाम ने मुस्बत अंदाज में और उनके फेवर में लिया है। और क्यों भी ना लें, अवाम क्यों ना लें। देखिए, हमने पाकिस्तान की जो पूरी तारीख है 70-75 साल की, लोगों को साजिशी तो पढ़ाई है। 1971 हो गया, हमने कहा कि जी हम जंग इसलिए हार गए कि अमरीकी बैरी बेड़ा नहीं आया। अमरीकी साजिश, फिर और जो नाकामियां हुई हमारी कौमी हैसियत में, हमने कभी अपनी गलतियां तो तस्लीम नहीं की। जब हम पूरी कौम को ये पढ़ाते रहे, झूठ पढ़ाते रहे कि हमारी कोई गलतियां नहीं है, तो आलमी साजिशें हैं, तो कौम के सामने अगर पॉलिटिकल लीडर आके ये कहेगा कि अमेरिका ने साजिश करके उनकी हुकूमत या उनकी सरकार को खत्म कर दिया, तो कौम तो इस बात को रिस्पॉन्ड करेगी। क्योंकि आपने पूरी कौम में बाज नेशंस के बारे में एक मुखासमाना राय या साजिश की जो तालीम है वो दे रखी है, तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये वो मौका है जहां पर सियासी जमातों को मौसर अंदाज में सामने आना चाहिए और लोगों को बिटर रियलिटीज और बिटर ट्रूथ बताना चाहिए और खुले दिल से बताना चाहिए। और वैसे भी एजाज साहब, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जो है इस मामले में एजुकेट किया जाए। एजाज साहब, एक बड़ा इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी जा रहा है इमरान खान के इस बयानिए से, और इससे हमारे मुल्क के लिए जो नुकसानदेह हो सकता है, हमारी जो है वो हमारी आइसोलेशन का सबब भी बन सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल भी हमारा एक इमेज जो है वो इससे बिल्ड हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि चूंकि तो हमें अब जो अपने सफारती ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारा जो इस वक्त ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएस बहुत बड़ा पार्टनर है, तो उसके साथ हम ये ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। तो ये इमेज हम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं और इमरान खान के इस नैरेटिव से जो नुकसान पहुँच रहा है इंटरनेशनली, उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए उज़्मा, हम इस बात को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह पर कायम रहेगी कि पाकिस्तान बदकिस्मती से बैनुल-अक़वामी जो मालियाती इदारे हैं उनके दम से चल रहा है। हम कर्ज की मै पीते हैं, इकॉनमी हमारी बड़ी वीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ हो नहीं सकी, तालीम हमारी का बहुत बुरा हाल है, टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं, इल्म में हम बहुत पीछे हैं। तो हमें पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी का साथ चाहिए कि वो हमारे साथ ताउन करें, हमें तालीम के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, इल्म के मैदान में सपोर्ट करें और ऑफ कोर्स इकॉनमी और ट्रेड के मैदान में भी सपोर्ट करें। और इन तमाम हवालों से जो बड़े ममालिक हैं, पर्टिकुलरली अमेरिका है, सऊदी अरब हो गया, चीन हो गया, इसी तरह जो दीगर ममालिक हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अहम हैं। ये किसी सियासी फर्द के लिए नहीं, सियासी जमात के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए बड़े अहम हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सियासी जमात के सरबराह को किसी भी मुल्क के हवाले से, किसी ऐसे मुल्क के हवाले से जिनके साथ हमारे रिलेशंस हैं, बड़ी इंगेजमेंट है, हम उनसे ताउन लेते रहते हैं। हमारे यहाँ से तो उज़्मा हर साल लाखों बच्चे यहाँ से अमेरिका जाते हैं, हजारों बच्चे यहाँ से अमेरिका आला तालीम के लिए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स लेते हैं, स्कॉलरशिप्स वो देते भी हैं। तो अगर हम इस तरह गालम गलोच पे उतर आएंगे, इस तरह अपने ताल्लुकात को इस तरह चौक चौराहों में डिस्कस करेंगे, तो उन्होंने अगर सिर्फ हमारी स्कॉलरशिप्स ही बंद कर दी तो नुकसान किसका होगा? इस मुल्क की नस्ल का होगा, अगली नस्ल का होगा, जिन्होंने कम्पीट करना है, जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना है।
सही। एजाज साहब, एक और बड़ा अहम जो एस्पेक्ट है इमरान खान की, जो अपनी सियासत है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उस पर इसके क्या असरात होंगे इस बयानिए के? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी जा रहा है कि जो इमरान खान है उनके साथ मिलकर फ्यूचर में काम किया भी जा सकता है या नहीं। इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। देखिए, इमरान खान की सियासत के दो पहलू हैं। एक पहलू है उनका अवामी और दूसरा पहलू है प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैग्मेटिक जो सिचुएशन है कि उन्होंने एंगेजमेंट, अगर कल कला उनकी पार्टी कोई ऐसी पोजीशन लेती है जिससे वो किसी एक सूबे में या इवन मरकज में कोई पोजीशन लेने की सिचुएशन में इख्तियार करते हैं, तो क्या बैनुल अक़वामी जो कुव्वतें हैं, अमेरिका हो गया और दीगर मालिक हो गए, क्या वो इनका साथ देंगे? यानी कि इनके लिए पाकिस्तान का साथ देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, और इसका नुकसान पाकिस्तान को है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को ये जो पॉपुलरिज्म जो है उससे निकलकर रियलिटी में आना चाहिए। जो हकायक हैं वो कौम को बताने चाहिए और अपना पॉलिटिकल बयानिया जो भी रखें हकायक के ऊपर रखें, दूसरे ममालिक को घसीटने से गुरेज करना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच एजाज साहब। सही, बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम बात करेंगे कि पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ा दी गई हैं और सब्सिडीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। IMF की तरफ से जो शराइत आयद की गई थी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के लिए, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या IMF जो है इसके बाद अपनी जो अगली किस्त है वो जारी करेगा या नहीं करेगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं। अब देखना यह है कि अगली किस्त जो है वो पाकिस्तान को जारी की जाती है या नहीं जारी की जाती। मुसलसल पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, सब्सिडीज़ को भी ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, बहुत सारे इकदाम लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो US है उसने उसका फेडरल रिज़र्व जो है उसने पॉलिसी रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। 75 बेसिस पॉइंट्स ये बढ़ाया जा रहा है और जो कि 40 साल की बुलंद तरीन सतह है। इसके इकोनॉमिक असरात क्या होंगे पूरी दुनिया पर, क्योंकि जो अमेरिका है वो ग्लोबली जो हमारी जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड जो है वो हमारे पूरे दुनिया के साथ जो है वो कनेक्टेड है। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं हमारे, चूँकि ग्लोबली जुड़े हैं और अमेरिका जो है वो बड़ी इकॉनमी है और बड़ी इकॉनमी होने की वजह से तमाम ममालिक के साथ दूसरे दीगर ममालिक जो हैं उनकी इकॉनमीज़ जुड़ी हैं। इस पर इसका क्या असरात होंगे और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान के जो तमाम 34 निकात हैं जिन पर एक्शन के लिए कहा गया था, उस पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया गया है। और इस बरस भी पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा है, बल्कि ज़्यादातर होपफुल हैं कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है। जर्मनी में ये 17 जून तक ये तकरीबन FATF का इजलास होगा। ये प्लेनरी सेशन है जिसमें जो तमाम पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं और फिर फाइनली हम होप कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट आदिल नजम साहब। आदिल नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आदिल नजम साहब, IMF की हम देख रहे हैं कि हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी हैं, सब्सिडी भी जो है उसको किसी ना किसी हद तक जो है वो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या आप मुतमईन हो चुके हैं? क्या IMF के साथ आप मामला ठीक हो जाएंगे हमारे? ये तो आपको IMF बताएगा, लेकिन जहाँ तक ठीक होने का या नहीं है उसका फैसला तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो स्ट्रीट है, पाकिस्तान के जो अवाम है, उनकी ज़िंदगी में जब बेहतरी आएगी। लेकिन ये जो भी इकदाम है, चाहे वो हुकूमत अपने अंदाज से करे या IMF के अंदाज से करे, उनका जो आखिरी हदफ है वो तो ये है कि इकॉनमी में स्टेबिलिटी लाए। IMF अगर मजबूर करता है तो वो इस तरह मजबूर करता है कि वो कहता है कि यार आपने मुझसे कर्जा लिया है तो वो काम करो ताकि कर्जा वापस भी दे सको। कर्जा तो नहीं, जो हमने आपको पैकेज दिया है, जो आपको फवाइद दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं ताकि आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए, आप वो ले भी लें और स्टेबिलिटी बनाए। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी जो मुहर्रिकात हैं वो एक तो IMF है, IMF से ज्यादा जो दुनिया की आलमी इस वक्त इक्तिसादी हालत है। मैं यहाँ इस वक्त अमेरिका में बैठा हूँ, इस वक्त अमेरिका में जो इन्फ्लेशन, इस वक्त अमेरिका में लोग चीखें मार रहे हैं कि जो भी हमें साल के आखिर में कोई थोड़ी सी मेरिट शेरिट मिलता है ऊपर का,
उससे गुजारा नहीं चलता इस वक्त बाहर। हमारा यहाँ अमेरिका में जो पेट्रोल की प्राइस है, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो है जिस एक तरह से परफेक्ट स्टॉर्म है कि एक तो आप मकरूज हैं दुनिया के, दूसरा हम पे आईएमएफ का प्रेशर है कि एक बाहर की जो ताकत है, बाहर की ताकत मुल्क जो है वो अपने मफाद के लिए भी करते होंगे, लेकिन उससे ज्यादा अपने जो बेनिफिट है उसको अब जो कर्जा है या उसको जो स्टेबिलिटी लाने के लिए जो काम दे रहे हैं वो बहुत ही कड़वी दवाई है। लेकिन ये दवाई बुरी नहीं है नेसेसरली, मुश्किल जरूर है, लेकिन आई होप कि बुरी ना हो। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मेरा कहने का मकसद ये है कि अब अगर दवाई हमने खा ही ली है, अगर उगल ही लिए, तो कम से कम ये हम इन चीजों को इस तरह इंप्लीमेंट करें कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। असली हदफ ये होना चाहिए कि बार बार आईएमएफ के पास ना जाना पड़े। सही। तो आदिल नजम साहब, हमने देखा है कि चूंकि ये इंटरनेशनल लहर है महंगाई की, और अभी आप कह रहे हैं कि अमेरिका में भी जो है वो महंगाई की एक जो लहर है आप इसको फेस कर रहे हैं, तो अमेरिका चूंकि एक सुपर पावर है, तो क्या आप क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर जो इन्फ्लेशन से महंगाई से लड़ने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, वो क्या है, किस तरह से इसको डील किया जा रहा है वहाँ पर? बड़ी मुश्किल से किया जा रहा है और उतनी सुपर पावर है नहीं जितनी कभी थी। मतलब इस वक्त जो है अगर हम मुवाजना करें तो अमेरिका में भी बात यही हो रही है कि बाइडेन साहब जो हैं, ये जो कुछ महीने बाद उनकी मिड टर्म इलेक्शन है, इसमें उनकी पार्टी जो है वो कैसे परफॉर्म करेगी। और ये सबसे बड़ा मसला एक बार फिर जो है वो इक्तिसादियात का होगा कि अमेरिका में आप देखें कि स्टॉक मार्केट उसी तरह बिल्कुल गिर रही है। आप देखें कि कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, उसी मुहर्रिक से बढ़ रही हैं, वही जो यूक्रेन की जो जंग है जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में कमोडिटीज पे, खुसूसन तेल पे, लेकिन अनकरीब आप देखेंगे कि ये दूसरी कमोडिटीज पे, मुझे जो डर है अमेरिका हो या पाकिस्तान हो वो ये भी है कि ये प्रेशर दूसरी कमोडिटीज पे भी आएगा। आप ऑलरेडी जो हम अपनी एग्रीकल्चरल आउटपुट देख रहे हैं इस साल की, वो कई कमोडिटीज में इस किस्म की तशवीशनाक है। और आलमी मंडी ऐसी है कि आप देखेंगे कि ये इस पे प्रेशर बढ़ेगा। आजकल मसलन मैं अगर एक इजाजत दें, बड़ी बात हो रही है चाय पिए या ना चाय पिए जी। चाय पीने से मईशत तो ठीक नहीं होगी, लेकिन बात तो कहने की ठीक है ना कि अगर आप जो है जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाहर से आ रही है, डॉलर्स में आ रही है, तो डॉलर अगर इस तरह ही गिरता रहेगा तो क्या काल में चाय की कीमत पे असर नहीं पड़ेगा? और जो आखिर में चाय पीने या ना पीने का फैसला होगा वो किसी वजीर के कहने से कम होगा और उसकी कीमतों से ज्यादा होगा। अमेरिका में भी हमें वही शशोपंज नजर आ रहा है जो दूसरे ममालिक में। फर्क ये है कि जब एक इकोनॉमी बड़ी होती है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो बांग्लादेश, लेकिन उसमें एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, उसके पास इकोनॉमिक दाने हो, उसके पास रिजर्व्स हो, तो उसके पास ऑप्शंस कहीं ज्यादा होते हैं। जब आपकी सियासत बिखरी हुई हो, जब आपकी इकोनॉमी बिखरी हुई हो, जब आपकी आदतें बिगड़ी हुई हो, तो फिर आपके पास ऑप्शन सिर्फ यही रह जाता है कि आप आईएमएफ के पास जाएं, फिर आप दुआ करें कि यार इस बार एफएटीएफ जो है ना उससे हम नीवे निकल जाएंगे। तो जो बात होती है ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की और गवर्नेंस की, वो मेरे ख्याल में इसीलिए होती है कि उसका फायदा ये होता है कि मुश्किल वक्त जब आते हैं, और मुश्किल वक्त हमेशा आते हैं, जब मुश्किल वक्त आते हैं तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं और आपको मजबूर नहीं होना होता। और जो हम पूरी की हालत हम आजकल हमारे मुल्क में पाकिस्तान में देख रहे हैं, उसकी वजह आईएमएफ अगर है सो है इमीडिएटली, लेकिन उसकी असली वजह तो वो कोताहियां, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो बुरी आदतें, वो बैड गवर्नेंस है जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं कि कशकोल लेके फिरते रहे। राइट। अच्छा आदिल साहब, अभी हम देख रहे हैं कि जो यूएस है उसके फेडरल रिजर्व ने ऐलान किया है पॉलिसी रेट बढ़ाने का, तकरीबन 75 बेसिस पॉइंट्स हैं जो बढ़ाने जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है ये 40 साल की बुलंद तरीन सतह होगी जिस पर ये बढ़ाया जाएगा। तो और जो वॉल स्ट्रीट है उसने ये खबरदार किया है कि जो यूएस इकोनॉमी है वो अगस्त तक रिसेशनरी पीरियड में दाखिल हो रही है। और जो यूएस इकोनॉमी है वो हम देखते हैं कि दुनिया की तकरीबन तमाम कंट्रीज से जुड़ी है, तमाम जो ग्लोबल ट्रेड हो रही है और फाइनेंशियल सिस्टम्स है उनसे जुड़ी है, इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में एक जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होगी, एक रिसेशनरी पीरियड आएगा इसका मतलब। तो क्या असरात देख रहे हैं पूरी दुनिया में आप इसके?
देखिए रिसेशनरी पीरियड तो आ चुका है, रिसेशनरी पीरियड और बल्कि इन्फ्लेशनरी पीरियड है ये। एक इन्फ्लेशनरी पीरियड जो है इस वक्त हम अमेरिका में भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। और अगेन आई गो बैक कि जितनी आपकी हमारी जितनी भी कोई इकोनॉमी डिपेंडेंट होगी दूसरों पे, जितनी उस वक्त कमजोर होगी, मुश्किल में उस पर उतनी ज्यादा मुश्किल आएंगी। एक अमेरिका का और ये हवाला है कि क्योंकि वो एक बड़ी इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन में दूसरी इकोनॉमीज खुसूसन पाकिस्तान की उससे इतनी नथी है, इतनी जुड़ी हुई है कि जब अमेरिकन इकोनॉमी को छींक आती है तो बाकी इकोनॉमी को जुकाम हो जाता है। मतलब ये कि उसका जो इम्पैक्ट है, जब देखे ना, एक तो डॉलर है कि रुपए पे कैसे बढ़ा, अब डॉलर की अगर अपनी सेहत खराब है तो उसकी जो इम्पैक्ट है वो हर उस जगह पे होगा जो उस पर डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली। सो इन अ वे ये इसकी एक वजह ये है। तेल की कीमतों के कंपैरिजन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो कुव्वत खरीद होती है वो भी तो फर्क होती है ना। लेकिन इस वक्त तो अमेरिका में भी तेल डालते हुए इंसान डरता है कि तकरीबन इस वक्त जो है $5.5 का गैलन है। और अमेरिका में अमूमन तेल दुनिया का सस्ता तरीन हुआ करता था। और मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो प्रेशर्स हम देख रहे हैं वो तगड़ी इकोनॉमीज पे भी आ रहे हैं। करने की क्या जरूरत है? करने की वही जरूरत है जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है कि पहले स्टेबिलिटी लाए। और आपने जो रेट्स का जिक्र किया वो उसी हवाले से है। ना सिर्फ ये जो रेट इंक्रीज आपने जिक्र किया, ये तारीख का और रिसेंट तारीख का एक बुलंद तरीन एक पैग है फॉर अमेरिका। लेकिन अमूमन अमेरिका में जब रेट चेंज होता है तो वो 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से होता है कि अच्छा आज आपने 25 बेसिस पॉइंट 0.25 बढ़ा दिया, फिर 2 महीने बाद 0.25 बढ़ा दिया, यकदम 0.75 बेसिस पॉइंट बढ़ाना एक ना सिर्फ हैरत अंगेज बात थी, लेकिन वो एक तरह से सिग्नल था अमेरिकन अवाम को कि यार मसले खराब है। सही कंपेयर नहीं कर सकता, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस नहीं है, लेकिन उसी किस्म का सिग्नल था जिस तरह 30 रुपए करके तेल की कीमत बढ़ा देना था पाकिस्तान में। सो ये बेल्ट बांधने का तो वक्त आ गया। लेकिन अब मेरे ख्याल में फिर अगर देखें ना, एक तो मुश्किल, एक अंग्रेजी में कहते हैं क्राइसिस इज अ टेरिबल थिंग टू वेस्ट। अब अगर मुश्किल आई गई एक बार फिर, तो कम से कम हम पेटी बांध ही रहे हैं, अपने ऊपर सख्त फैसले कर ही रहे हैं, तो लेट अस डू देम विद द कन्विक्शन कि उनका जो फायदा होना है वो भी ले। देखा ना, कड़वी दवाई अगर खा रहे हैं तो लेट अस ठीक तरह से खाएं। अगर हम नाक बंद करें, कड़वी दवाई खाएं, आधी बार फेंक दें ताकि उसका असर भी ना हो, तो आज से 2 साल बाद फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम आज से 2 साल या 4 साल या 8 साल पहले। सही, बहुत शुक्रिया। आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रे लिस्ट से जो है वो पाकिस्तान का नाम इस साल निकल जाएगा और ये पाकिस्तान की तरक्की की तरफ एक कदम ज़रूर साबित हो सकता है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में फिर एक दफ़ा इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। पेट्रोलियम मसनूआत में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है और 20 रोज के दौरान हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में 84 रुपए और डीजल की कीमत में 119 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। और इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस हो चुकी है वो तकरीबन 233 रुपए 89 पैसे, जबकि डीजल की कीमत जो है वो 263 रुपए 31 पैसे हो चुकी है। इमरान खान के दौर में जो अवाम है वो कह रहे थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की तरफ देखा जा रहा था। और अब जबकि एक मखलूत हुकूमत बन गई है और हुकूमत जो ऑपोजिशन उस वक्त की ऑपोजिशन है वो हुकूमत में आ चुकी है, तो अवाम जो है वो रिलीफ की तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं कि शायद उनको कोई रिलीफ मिले। लेकिन अभी तक जो है कोई सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही। मुसलसल महंगाई बढ़ रही है और वज़ीर आज़म का ये कहना है कि IMF मुआहदे की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। और जो कमर ज़मान कायरा हैं वो भी कह रहे हैं कि मुश्किल फ़ैसले करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें किफ़ायत शेयारी करना होगी, पानी, बिजली, गैस और चाय में भी जो है वो किफ़ायत शेयारी करना होगी। मुल्क को मुआशी बुहरान से निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इम्तियाज़ गुल साहब, हम मुसलसल देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती जा रही हैं, आवाम जो है वो रिलीफ के मुंतज़र हैं, लेकिन इस वक्त शायद वो ये होप भी जो है वो खो चुके हैं। तो क्या आप देखते हैं कि अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं और एक जो PMLN और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की एक जो मखलूत हुकूमत है, इनकी सियासत पर आप इसके क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, सियासत पे तो
इनकी मालूम नहीं, असरात ज़ाहिर है मनफी होंगे। लेकिन एक बात बड़ी एक मज़ा का खेज़ इस वक्त सूरत हाल बन गई है, और वो ये है कि ये तमाम लोग जो पेट्रोल की कीमतों में 110 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये इजाफे पे चीखें मारते थे, गुज़िश्ता हुकूमत को मतून करते थे। और बल्कि मैं देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब कोई फ़ी यूनिट बिजली में कोई 4-5 रुपए का इजाफा हुआ था, तो उस पे भी उन्हें कह दिया कि इन्होंने ये बम गिरा दिया है। तो अफसोस मुझे इस बात का है कि इन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था, था शायद, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इमरान खान से जान छुड़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम पाकिस्तान को जो सामने मसाइल दरपेश हैं उन पे गौर खौज करें। और इनके पास इम्तियाज गुल साहब, महंगाई को ही वजह बनाकर अदम एतमाद भी आई थी कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है और इस वजह से तहरीक अदम एतमाद लाना जो है वो बहुत जरूरी हो गया था। जी, वो एक साहब है जिनकी तो पहली नौकरी बतौर वजीर खजाना वजीर खारजा शुरू हुई है। उन्होंने तो महंगाई मार्च भी किया था, आपको मालूम है। जी। और ये तमाम लोग महंगाई कर रहे थे, लेकिन असल बात यह है कि ये तमाम लोग बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। इनको ये जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुआहदा किया था, इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदा किया था, लेकिन इससे पहले 21 मुआहदे मुख्तलिफ हुकूमतें कर चुकी थी, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान की हुकूमत के दौरान, मैं कोई तर्जुमान नहीं हूँ लेकिन ये कुछ हकीकतें हैं, हकायक हैं, हम सब के सामने हैं कि उन्होंने उस अंदाज में वो शराइत मानने से इनकार कर दिया था जो शराइत ये अभी मान रहे हैं, जिसे आपने बताया कि 3 दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ज़ाहिर है सब्सिडाइज हो रहा था, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत के पास, मेरा अपना ये ख्याल है कि कोई मंसूबा था जिसके बायस वो मुतमईन थे कि अगर IMF के पास हमें जाना पड़ भी गया तो हम उसका कोई रास्ता तलाश कर लेंगे, क्योंकि ये कोई मुआहदा, कोई नया मुआहदा नहीं है, 3 साल पुराना मुआहदा है। उसकी हमें एक किस्त मिलनी है $1 अरब की, और $1 अरब की खातिर IMF ने हर किस्म की शराइत पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दी हैं, और अब भुगत रहे हैं ये जो मर्जी करें। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इन लोगों को एहसास ही नहीं था कि ये जो इमरान खान भगाओ के चक्कर में पड़े हुए थे, कि इनको एहसास नहीं था कि होगा क्या इनके अपने साथ। सही, लेकिन इम्तियाज गुल साहब, हमने देखा कि अपने जो इनका जो इक़्तिदार के दौर के जो आखिरी मंथ्स थे उनमें भी हम देख रहे थे कि 15-15 दिन के बाद जो है वो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई जा रही थी, और वो शायद IMF की तरफ बढ़ने के लिए ही ये मैय्यज़ जो हैं वो लिए जा रहे थे। कोई ऑल्टरनेटिव प्लान अभी तक कोई सामने तो एटलीस्ट नहीं आया था। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि पाकिस्तान को पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। अब दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत तकरीबन दुगनी हुई है, जहाँ जो बड़े ममालिक भी हैं वहाँ पे 40-50% इजाफा हुआ है। उस हिसाब से अभी जो इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में, वो किसी हद तक बजा है। लेकिन बस अफसोस की बात यह है कि इन लोगों को एहसास नहीं था। उन्होंने, आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब भी बार बार कह रहे थे कि जी इस मुल्क में तो कोई 130-40 रुपए फी लीटर पेट्रोल से ज़्यादा कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, लिहाजा ये कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। तो इस तमाम सूरत हाल से वाज़ेह ये होता है कि इन लोगों के पास मंसूबा कोई नहीं था, और अब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि इस सूरत हाल से कैसे निकलें। सही। इम्तियाज गुल साहब, किफ़ायत शयारी के जो मैय्यज़ लिए गए थे इमरान खान के दौर में, उस पर भी बहुत ज़्यादा उनको जो तज़हीक का निशाना बनाया गया, अगरचे कि कुछ उनके मैय्यज़ ठीक भी थे, और कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जो है वो हमें किफ़ायत शयारी की तरफ बढ़ना भी चाहिए, किफ़ायत शयारी इख्तियार भी करनी चाहिए। लेकिन अब खुद जो मौजूदा हुकूमत है वो खुद किफ़ायत शयारी के मशवरे भी दे रही है। वो देखें, जब बादशाह, शहजादे, शाही हुक्मरान दोबारा उनके पास इख्तियार आता है तो वो अपने वही पुराने वतीरे पे चल पड़ते हैं। वो आपने देखा होगा कि जिस अंदाज में ये इश्तिहारात ये बांट रहे हैं अखबारों को और मीडिया को खुश करने के लिए, 135 करोड़ हैं या 170 करोड़ हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अखबारों की शक्ल से पता चल जाता है कि इस वक्त एक सैलाब आया हुआ है इश्तिहारात का हुकूमत की तरफ से प्राइवेट मीडिया इदारों को, और बुनियादी तौर पे उनको खुश करने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल तो फिर ये उठता है कि क्या किफ़ायत शायरी का ये अंदाज़ है जहाँ पे आप लोगों के लिए तो ज़िंदगी अजीरन कर दें, लेकिन मीडिया इदारों के मालकान को खुश करने के लिए आप करोड़ा रुपए बहा दें। सिर्फ आपने एक दौरा करना है, कहीं पे जाना है,
दूसरे मुल्क जाना है और उसके आप बड़े बड़े इश्तिहार लगा दें, भाई आप क्या लेके आए हैं वहाँ से, आप सऊदीया से क्या लेके आए। यानी सिर्फ इश्तिहारात छापने से आपकी किफ़ायत शारी नहीं होती, ना ही कोई आपकी ये बात मानेगा कि हमारे पास हमारा ख़जाना खाली है, हमारी हेल्प कर दे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की मतलब मौजूदा हुकूमत को भी कोई सहारा मिले, क्योंकि बहरहाल वो सहारा पाकिस्तान के अवाम को मिलना है, पाकिस्तान के अवाम के लिए है। अल्लाह करे कि वो मिल जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा निज़ाम पे हमारे ना तो हमारा सही। इम्तियाज गुल साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक मैंने कहीं सुना नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाना चाहिए, किफ़ायत शयारी की भी बात हो गई, अपने खर्चे कम करने की बात हो गई, बचत करने की बात हो गई, बहुत सारे मैयर्स लेने की बात हो गई, लेकिन आबादी को कंट्रोल करना बहुत बड़ा फैक्टर। हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में हमारी आबादी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और हमारे मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। वसाइल उतने हैं नहीं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो आबादी को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेट लेवल पे कोई, आपको नहीं लगता कि कोई पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, जैसे चाइना में कोई एक पॉलिसी बनाई गई थी और एक अरसे तक इंप्लीमेंट भी रही थी, तो इस तरह की कोई स्टेट लेवल पे पॉलिसी बनाई जाए आबादी को कंट्रोल करने के लिए? वो देखिए, पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल 1960-65 से मुसलसल एक कैंपेन तो चल रही है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी होनी चाहिए, हम दो हमारे दो, बेशुमार। इसका तो बहुत सारा ताल्लुक मेरा ख्याल है लोगों के नहीं, ये तो मुहिम है ना, ये तो आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, एक प्रॉपर स्टेट लेवल पे पॉलिसी। अगर मेरी बात मुझे पूरी होने दें, मैं ये कह रहा हूँ कि एक माइंडसेट है जिसपे बहुत क़दामत पसंद लोग भी उसमें शामिल हैं, बल्कि कई मुतवसत जो तबके के जो जिसको हम लिबरल भी कहते हैं वो भी लोग इसमें शामिल हैं कि उन्हें इस अमर की परवाह कोई नहीं है कि बच्चे 3 हैं कि 4 हैं। हर एक बस बिला सोचे समझे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और उसमें ज़ाहिर है जो हुकूमतें हैं, वैसे तो मजमूई हमारी हुकूमतें नाकाम हुई हैं। बिल्कुल जो कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर्स जिसको कहते हैं, यानी अगर आपकी आबादी 1 लाख से 2 लाख हो गई है तो क्या हुकूमत ने, सरकारी इदारों ने उस हिसाब से अपनी मनसूबाबंदी की है? आप सड़कों का हाल देख लें, सड़कें हमारी बड़े शहरों में वहीं की वहीं हैं, जबकि उस पर ट्रैफिक जो है 15-20 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये तो हमारे जितने सिविक इदारे हैं हुकूमत के अंदर, मनसूबाबंदी की वजारतें हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, वो मुकम्मल मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं एडवांस मनसूबाबंदी में, जिसकी वजह से धड़ाधड़ आप परमिट तो इश्यू किए जा रहे हैं गाड़ियों के लिए, लेकिन उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता। यही हाल आबादी का भी है कि आबादी के तनासुब के हिसाब से हमारी तिब्बी सहूलतें नहीं बढ़ रही हैं। आप इस्लामाबाद देख लें, इस्लामाबाद हमारा दारुल हुकूमत, उसमें 2 सरकारी अस्पताल हैं और आखिरी सरकारी अस्पताल जिसको हम पिम्स कहते हैं, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, वो कि 1985 में बना था। उसके बाद से कोई सरकारी शोबे में सरकारी अस्पताल ही नहीं बना। तो आप देखिए कितने अफसोस की बात है कि अब दूसरे मुल्कों में होता यह है कि आप इस किस्म की सहूलियात को स्टैगर करते हैं, यानी इस्लामाबाद के वस्त में एक अस्पताल आ गया, फिर 8-10 किलोमीटर दूरी पे एक और अस्पताल बना दिया, उससे 8-10 किलोमीटर दूरी पे बना दिया ताकि लोगों को एक जगह पे आने की जरूरत ना पड़े। यही हाल दूसरे कराची में भी है, लाहौर में भी है। तो बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है, हमारी गवर्नेंस नाकाम हो चुकी है बुनियादी तौर पे। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी तरफ जो है वो हुकूमतों को जो है वो देखना चाहिए। शुक्रिया, इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।